नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है रिट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का 19वां मॉडल पेपर है। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं और 300 प्रश्न करके आपको स्कोर बताना है क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एक जो कोविड-19 के कारण स्कूल नहीं खुल रहे हैं, इस वजह से सरकार ने जो ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम जो कार्यक्रम चलाए हुए हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, उन कार्यक्रम के बारे में एक जो भी कार्यक्रम संचालित हैं उनकी एक वीडियो मैंने बनाई है। 10 मिनट के लगभग वो वीडियो है, तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो एक बार जाने से पहले उस वीडियो को ज़रूर वॉच करके जाना। वो चाहे रिट लेवल 1 का विद्यार्थी हो या 2 का विद्यार्थी हो, दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ उसमें से एक प्रश्न आने की संभावना भी है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख के जाएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मॉडल पेपर नंबर 19 को। परिवार लैटिन भाषा के किस रोमन शब्द से बना है? फैमिली, फैमुलस, फैलुमस या उपरोक्त सभी? फैमिली, परिवार किस फैमिली जो है इंग्लिश वर्ड है, लैटिन भाषा के किस रोमन शब्द से निकल के आया है परिवार? तो ये है फैमुलस। इस ऑप्शन बी फैमुलस, जिसका अर्थ होता है नौकर या सेवक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से असंगत है। असंगत कौन सा है उसको छांटना है। सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि यह अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। सर्दियों में ऊनी व रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं जो अधिक ऊष्मा रोधी होते हैं। वर्षा ऋतु में हल्के रेशमी नायलॉन के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि वो जल्दी सूखते हैं। सर्दियों में हल्के रंग के ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। तो इनमें से असंगत कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे असंगत है ऑप्शन डी, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, हल्के रंग के नहीं, गहरे रंग के ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष को सहकारी शताब्दी के रूप में मनाया गया? 2005, 2006, 2003 या 2004? तो ऑप्शन डी 2004, वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया क्योंकि सहकारिता की जो शुरुआत हुई थी वो 1904 में हुई थी, 1904 में, और एक शताब्दी पूरी हो गई थी 2004 को। जबकि पहली सहकारी समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1905 में, और प्रथम सहकारी बैंक का गठन भी 1905 में हुआ था, और पहली सहकारी बैंक जो है वो डीग भरतपुर में खोला गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है? मस्तिष्क, आंख, पेट या कान? अल्जाइमर रोग, ऑप्शन ए मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग इसे भूलने की बीमारी भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति भूलना शुरू हो जाता है, उम्र के साथ ये रोग बढ़ता भी है। तो ऑप्शन ए मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, वेंगटी किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल है? पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी या रामदेव जी? वेंगटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हड़बूजी। ये जो वेंगटी है ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने वाली संस्था का नाम है। औद्योगिक विकास हेतु ऋण और अंश पूंजी प्रदान करने वाली संस्था का नाम है रिको, राजसिको, आरएफसी या सहकारी बैंक? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राजसिको। नेक्स्ट, ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह, राजा जयसिंह, माधव सिंह या सवाई जयसिंह? ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए ईश्वरी सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, डाकघर द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाएं हैं। कौन कौन सी डाकघर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं? डाकघर बचत बैंक, स्थायी जमा व आवर्ती जमा, पत्रों और पार्सलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा, या फिर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट सेवा, या तत्काल मनी ऑर्डर सेवा? तो ये जो 5 दी हुई है, इनमें से डाकघर द्वारा कौन सी सेवा दी जाती है? 1, 2 व 4?
1 2 3 व 4, 1 2 3 4 व 5, 2 3 व 4। तो देखिए डाकघर में डाकघर बचत बैंक भी है, डाकघर स्थायी और आवर्ती जमा भी यहाँ पे होते हैं। पत्रों और पार्सलों का आदान प्रदान करना यानी कि सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का तो इसका मुख्य कार्य है ही। उसके साथ स्पीड पोस्ट भी स्पीड पोस्ट सेवा भी संचालित है और तत्काल मनी ऑर्डर सेवा भी संचालित है। तो ऑप्शन होगा, पांचों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी 1 2 3 4 और 5। आपको यहाँ बताना है कि तत्काल मनी ऑर्डर द्वारा कितने तक राशि को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूजल पुनर्भरण द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने की उपयुक्त तरीका है। वर्षा जल को वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी से भूमि में पहुंचाना, नहरों को सोलर पैनल से जोड़ा जाए, भूजल का दोहन कम से कम हो, या उपरोक्त सभी। भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए भूजल पुनर्भरण द्वारा कौन सा उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए, वर्षा जल को वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी से भूमि में पहुंचाना। नेक्स्ट, निम्नांकित किस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, गुरु गोलकर जन भागीदारी विकास योजना। 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कर वित्तीय वर्ष में, एक साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी कौन सी योजना देती है? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा। देखिए नरेगा जो है उसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश से, और इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। और इधर ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, पल्लवी कुमारी, सुमित्रा पंत या फिर नीलम सेठ? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ऑप्शन ए, मीरा कुमार। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग व बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, मध्य में चक्र शांति व खुशहाली का प्रतीक है, नीचे हरा रंग हरियाली व खुशहाली का प्रतीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। ऑप्शन ए 1 से 4 चारों ही सही है। ऑप्शन बी 1 2 3 सत्य है लेकिन 4 गलत है। ऑप्शन सी 1 2 4 सत्य है लेकिन 3 गलत है। ऑप्शन डी 2 3 4 सत्य है लेकिन 1 गलत है। देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर होता है हरा रंग, सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, ये बिल्कुल सही बात है। बीच में सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक है, देखिए ये गलत है क्योंकि मध्य में जो चक्र होता है वह सदा प्रगतिशील रहने का प्रतीक है, और नीचे जो हरा रंग होता है वो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी 1 2 4 सही है और 3 गलत हैं। नेक्स्ट, लोक देवताओं के पूजे जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? पूजे जाने वाले स्थल को क्या कहते हैं? जहाँ पर लोक देवताओं की पूजा होती है उन स्थानों को क्या कहते हैं? थान, चौतरा, वीर भूमि या भूमि पूजा घर। तो जहाँ पर लोक देवताओं की पूजा होती है उस स्थान को कहते हैं थान, गोगा जी का थान, इस तरीके से। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल सरड़ा रानी की बावड़ी, बटुआ का कुआं बाड़मेर,
रानी जी की बावड़ी या महिला बाग झालेरा जोधपुर। रेगिस्तान का जल महल ये कहते हैं ऑप्शन बी बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। बटाड़ू का कुआं बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न, रामनाथ तुलसीदास सवाई राम नागरीदास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? रामनाथ तुलसीदास सवाई राम नागरीदास किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए किशनगढ़, बी अलवर, सी बूंदी, डी नाथद्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किशनगढ़। ये तीनों ही किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए ये जो नागरीदास है ये किसका नाम है? आप यहाँ पे ये आपको बताना है। एक राजा थे जिनको नागरीदास के नाम से जाना जाने लगा, वो उन राजा का नाम क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है सीता माता का मेला किस जिले में भरता है? उदयपुर, जयपुर, दौसा, प्रतापगढ़। ऑप्शन डी प्रतापगढ़। सीता माता जो अभ्यारण्य है वो कौन से इसके जो उड़न गिलहरी है उसके लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए। ऑप्शन डी प्रतापगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, पोमचा क्या है? महिलाओं के ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं के ऊनी शॉल को या आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए महिलाओं की एक ओढ़नी विशेष होती है जिसको पोमचा कहते हैं, और यह कई तरीके का होता है जैसे पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, चीड़ का पोमचा, इस तरीके से। तो जो पीला पोमचा होता है वो पुत्र प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है, पुत्र होने पर। गुलाबी पोमचा बेटी पैदा होने पर ओढ़ा जाता है, और चीड़ का जो पोमचा है ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूलती है? पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर वायुदाब कम हो जाता है, पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर वायुदाब बढ़ जाता है, पहाड़ों पर चढ़ते हुए हृदय का आकार छोटा हो जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो सांस क्यों फूलती है? क्योंकि पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो वहाँ पर वायुदाब में कमी आती है, इस वजह से सांस फूलती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? पौधों के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उस क्रिया के अंतर्गत प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, तो किसको सोख लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहते हैं? शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी? तो अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहते हैं ऑप्शन बी मृतक भक्षी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव और प्रकरणों का उप प्रकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ्यक्रम के सुझाव और प्रकरणों का उप प्रकरण है? भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, या परिवार और मित्र? तो किसी प्रकरण का उप प्रकरण है भोजन। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने हेतु प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? कोई भी पर्यावरण का शिक्षक बच्चों को जानवरों को देख करके उनका चित्र बनाने के लिए कहता है तो उनका क्या उद्देश्य होता है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास करना। ऑप्शन ए, अब इनमें से कौन सा सही है? 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, 1, 2, 3 तीनों ही सही है, या फिर अकेला 1 सही है? तो देखिए, अवलोकन करके उसको चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है तो बच्चे में सृजनात्मकता का विकास भी होता है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास भी होता है, और सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास भी होता है। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए कौन सा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन एवं व्याख्या। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत सी कहानियों का
और वृत्तांत यानी किसी भी वृत्तांत को सुना करके उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 व 2, यानी कि केवल 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय खोजने का पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि बच्चों को जब पर्यावरण अध्ययन सीखते हैं तो उनको स्वयं खोजने का पूरा समय दिया जाता है। तो यह इंगित करता है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। तो देखिए, जब बच्चा सीखने के लिए स्वयं खोजेगा तो वो पूर्ण रूप से बच्चा उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो जो ये चीज़ है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, तो वो बाल केंद्रित हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है वो बताना है। ऑप्शन ए, कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। कक्षा 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से के संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का एक अलग से विषय नहीं चलता है। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो भी पढ़ाया जाता है वो भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 2, 3 और 4 कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि कक्षा 3 से लेकर के और 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो भाषा और गणित के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता। नेक्स्ट, कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से ही पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी कक्षा 1 और 2 में नहीं चलता है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो ये यहाँ गलत है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन अलग से बुक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा कि कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है वो भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन कक्षा 3 के बाद पर्यावरण अध्ययन अपनी अलग से एक बुक है जो कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के लिए एक विशेष क्षेत्र, यानी कि एक पर्यावरण अध्ययन की एक बुक है जो कि किस किस चीज़ को संकलित करती है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि कक्षा 3 से 5 के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन की जो बुक होती है, जो उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र समाहित होते हैं, पर्यावरण का, सामाजिक और विज्ञान तीनों ही मिक्स होते हैं उसके अंदर, या फिर विज्ञान और सामाजिक ही होता है केवल, या फिर पर्यावरण और विज्ञान ही होता है, या फिर अकेला विज्ञान ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा कि जो पर्यावरण अध्ययन की जो बुक होती है तीसरी से लेकर के 5वीं तक, उस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा जो होती है उसके अंतर्गत पर्यावरण, सामाजिक और विज्ञान तीनों की ही अवधारणाएं और मुद्दे समाहित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि स्वयं करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है? खुद करके सीखने से उल्टी, यानी कि जिसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, वो विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि एवं भ्रमण विधि। तो देखिए, ये 3 विधियां हैं। प्रयोगशाला विधि में भी बच्चा इन्वॉल्व होता है, अभिक्रमित अनुदेशन में भी इन्वॉल्व होता है और भ्रमण विधि में भी इन्वॉल्व होता है। जबकि व्याख्यान विधि जो होती है इसमें केवल शिक्षक इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे स्वयं करके सीखने के विपरीत ये विधि है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री कौन सी है? टेप रिकॉर्ड, रेडियो, चार्ट और टेलीविजन। केवल दृश्य सामग्री है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी है दृश्य सामग्री चार्ट। केवल दृश्य सामग्री तो चार्ट है, क्योंकि टेप रिकॉर्ड है ये
श्रव्य सामग्री है, जबकि रेडियो भी श्रव्य सामग्री है, और टेलीविजन जो है ये श्रव्य एवं दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री है। तो चार्ट जो है वो केवल दृश्य सामग्री है। यहाँ पे यदि प्रश्न पूछता कि इनमें से केवल श्रव्य और दृश्य सामग्री कौन सी है, तो ऑप्शन डी सही होता, टेलीविजन। जबकि यहाँ केवल दृश्य की बात करिए तो दृश्य सामग्री है चार्ट। नेक्स्ट प्रश्न, छात्र भारत तथा विश्व के स्थल आकृतियों को देख सकता है ग्राफ के द्वारा, मॉडलों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, उक्त किसी से भी नहीं। भारत और विश्व के जो स्थल हैं, भूखंड है, उनको किस माध्यम से देख सकता है? देखिए ग्राफ के माध्यम से तो नहीं देख सकता, इनका मॉडल बनाकर भी नहीं देख सकता, तो किसके माध्यम से देख सकता है? टीवी के माध्यम से देख सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाता है वह है कि कौन सी बात उनको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सामग्री है वो सुंदर और रोचक हो, सामग्री वास्तविक वस्तुओं से मिलती जुलती हो, सामग्री को थोड़ा समय के बाद दिखाया जाए, थोड़े समय के लिए ही दिखाया जाए, या फिर सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाई जाए। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करते समय एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए? तो वो है ऑप्शन बी कि जो भी सामग्री हो वो वास्तविक चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं उस वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, ताकि बच्चा उससे कोरिलेट कर सके और आसानी से समझ सके। तो ये थे 30 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा स्कोर गेन किया होगा। जो भी स्कोर हो कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और एक नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि जो कल टॉपिक मैंने करवाया था उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको पेश किए जाएँ। तो आगे भी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।